हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। देखिए, बहुत अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी, साथ ही उन लोगों की तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो रही होगी अभी जिनका 10 जनवरी को एग्ज़ाम है आबकारी सिपाही और प्रवर्तन सिपाही का। आज है कम्युनिटी बॉक्स नंबर 14। देखिए, कम्युनिटी बॉक्स Q&A जो सेशन होता है, इसमें मैं जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ अपने कम्युनिटी टैब में, उसके सही उत्तर यहाँ पे बताए जाते हैं। तो जितने भी वीकेंड में मैंने क्वेश्चन पूछे थे, लास्ट कुछ क्वेश्चन पूछे थे जिनका वीडियो नहीं बन पाया था, तो उन्हीं क्वेश्चनों को कलेक्ट करके यहाँ पर ये वीडियो बनाई जा रही है। तो यहाँ पर आपको सही उत्तर मिलेगा कि किस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था। बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेशन है। यूके जीके टेस्ट सीरीज की तरह इसको आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी वरियस क्वेश्चन पूछे जाते हैं उत्तराखंड जीके के, हिंदी के और साथ ही सामान्य अध्ययन के। ठीक है, तो चलिए विगत जो सप्तांत में हमने क्वेश्चन डाले थे यहाँ पे, उनके सही उत्तर क्या हैं उनको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था इसमें, निम्न में से कौन सा मंदिर गोरखा सेनापति बलभद्र थापा ने स्थापित किया था? तो बलभद्र थापा जो था, एक बोल सकते हैं बहुत ही प्रतापी गोरखा शासक रहा अपने टाइम का। इसका बहुत जगह पे उल्लेख है। और इस बलभद्र थापा ने देहरादून क्षेत्र में एक मंदिर स्थापित किया जिसका नाम है डाट काली मंदिर, यानी कि ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर था। डाट काली मंदिर, इसकी जो स्थापना की किसने की? बलभद्र सिंह थापा ने की। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और कहाँ पे है? देहरादून में है ये। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि जाड़गंगा के निकट लंका नामक स्थल राज्य के किस जनपद में स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, लंका नामक स्थल उत्तराखंड राज्य में भी स्थित है, और इस लंका नामक जो प्लेस है, इसकी लोकेशन है हमारी उत्तरकाशी जनपद में। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही था, उत्तरकाशी में है, और ये जाड़गंगा के निकट ही स्थित है लंका नामक जो प्लेस है। ठीक है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन था इसमें, मैं न्यायालय से बाहर जा सकता हूं लेकिन यह टोपी नहीं उतार सकता, किसका कथन है? तो बहुत सी बार मैंने आपको बताया, जब हम उत्तराखंड का इतिहास पढ़ते हैं वहाँ पे ये आया है। महान विभूति वाले टॉपिक में भी आई थिंक मैंने आपको ये बताया था कि गोविंद बल्लभ पंत जी बहुत ही स्वाभिमानी किस्म के व्यक्ति थे। गोविंद बल्लभ पंत जी ने वकालत की थी, मतलब वकालत की पढ़ाई की थी, और ये केस लड़ते थे। खासकर हमारे बहुत से केस इन्होंने हैंडल किए। और एक बार केस के सिलसिले में अदालत में क्या हुआ, ये खादी टोपी पहनते थे सिर में। ठीक है, तो खादी टोपी जो होती थी हमारी, वो पहन के चले गए अदालत में। और खादी टोपी में देखिए, जज ने जैसे इनको देखा, इस टाइप की टोपी होती थी ना, ये खादी टोपी जो हमारे पहनते थे पूर्व, जो हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हुए। ठीक है, तो खादी टोपी में जैसे हमारा देखा यहाँ पे जज ने, अब ब्रिटिश जज रहा होगा उसमें, उसने बोला भैया ये टोपी आप उतार के आओ, तब जाके न्यायालय में आप एंटर करना। तो वहाँ पर इन्होंने बिल्कुल स्वाभिमान से जवाब दिया गोविंद वल्लभ पंत ने कि मैं न्यायालय से बाहर तो जा सकता हूँ, लेकिन ये जो खद्दर की या खादी की टोपी है इसको नहीं उतार सकता। तो ये किसका कथन है, किसका स्टेटमेंट है? पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में उत्तराखंड का नाम क्या मिलता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, ऐतिहासिक काल का क्वेश्चन है उत्तराखंड का। और जो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति है, इसमें उत्तराखंड के लिए उपयोग शब्द है कर्तपुर। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, बहुत से लोगों ने सही उत्तर दिया। तो कर्तपुर बोला गया है हमारे उत्तराखंड राज्य को प्रयाग प्रशस्ति में। याद रखिएगा अच्छे से इसको। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मनोहर श्याम जोशी के उपन्यास कसब की विषय वस्तु क्या थी? ठीक है, तो जो मनोहर श्याम जोशी हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है देखा जाए हमारे। मैंने एक क्वेश्चन पहले भी आपको बताया था कि मनोहर श्याम जोशी जो है, ये किस्सागो के रूप में प्रसिद्ध है, किस्सागो। ठीक है, किस्सागो भी कहा जाता है इनकी रचनाओं को। और मनोहर श्याम जोशी की मैं बात करूं, ये क्या कहते हैं, गप बाइस्कोप भी कहते थे अपनी रचनाओं को, गप बाइस्कोप। ठीक है, ये भी हम कम्युनिटी टैब में कर चुके हैं पहले, गप बाइस्कोप। तो यहाँ पर जो इन्होंने कसब नामक जो उपन्यास लिखा, तो इस कसब की विषय वस्तु क्या थी, यानी कि किस थीम पर आधारित ये उपन्यास था, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, एक प्रेम कथा। ठीक है, जो कसब है, कसब का मतलब होता है क्या जाने। ठीक है, क्या जाने, कसब का मतलब होता है, कुमाऊनी शब्द है कसब, इसका मतलब होता है क्या जाने। और यह हमारा मनोहर श्याम जोशी जी का क्या है, एक प्रेम कथा पर आधारित उपन्यास है। इसके साथ साथ देखिए उनके अन्य उपन्यास भी हैं। जैसे मैं बात करूं, यहाँ पर बोलो हरिया हरकुलूज की हैरानी, तो हरिया हरकुलूज की हैरानी भी इनका एक उपन्यास है, जिसमें इन्होंने कुमाऊं गढ़वाल के क्षेत्र का जनजीवन जो है उसका चित्रण किया है। ठीक है, हरिया हरकुलज की हैरानी। इसके साथ साथ देखिए इन्होंने कूर्मांचल के वाल्मीकि नगर की कहानी बताई है, किसमें? क्याप नामक उपन्यास में। क्याप, क्याप का मतलब होता है अजीब। ठीक है, क्याप का मतलब होता है कुमाऊं ने अजीब। तो क्याप नामक उपन्यास में कौन सी यहाँ पर विषय वस्तु है? कूर्मांचल के वाल्मीकि नगर की कहानी।
और वहीं मैं बात करूं बाजारवादी प्रवृत्ति का चित्रण इनके हमजाद नामक उपन्यास में हुआ है, हमजाद। ठीक है, तो ये इनके उपन्यास है, सभी याद रखिएगा। कोरु कोरु स्वाहा, कसप, हरिया हरकुलिस की हैरानी, टाटा प्रोफेसर, हमजाद, क्याप, कौन हूँ मैं भी इनका एक महत्वपूर्ण उपन्यास है जो कि भुवन सान्याल के केस पर आधारित है। ठीक है, तो कहने का मतलब बहुत ही इनके लोकप्रिय उपन्यास रहे हैं मनोहर श्याम जोशी के। इसके साथ साथ मनोहर श्याम जोशी जी की हम बात करते हैं तो इनका हम लोग एक धारावाहिक आता था दूरदर्शन पर। ठीक है, हम लोग, तो ये भी आपने याद रखना है, पूछा जा चुका है पहले भी। तो ये धारावाहिक ये मनोज श्याम जोशी जी का ही है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं इसको बोल सकता हूँ। कामायनी से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। कामायनी जो है वो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, पहले तो आप इसको नोट कर लें। लेकिन कामायनी को छायावाद का उपनिषद बोलने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है आचार्य शांतिप्रिय द्विवेदी। बहुत कम लोगों ने सही उत्तर दिया इसका, लेकिन राइट आंसर इसका सी है। ठीक है, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा? आचार्य शांतिप्रिय द्विवेदी जी ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे कामायनी को महाकाव्य भी बोला जाता है। और ध्यान रखेंगे कामायनी को हिंदी में ताजमहल किसने कहा था? एक और महत्वपूर्ण पॉइंट दे देता हूँ मैं आपको। कामायनी को हिंदी में ताजमहल किसने संबोधित किया था? तो ये संबोधित किया था हमारा सुमित्रा नंदन पंत ने, ऑप्शन डी। ये भी याद रखें, कामायनी को छायावाद का उपनिषद का हमारा आचार्य शांतिप्रिय द्विवेदी ने। कामायनी को हिंदी में ताजमहल संबोधित किया किसने? सुमित्रा नंदन पंत जी ने। कामायनी किसकी रचना है? क्वेश्चन बनेगा तो जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, सुमित्रा नंदन पंत जी और इसके साथ साथ हमारी महादेवी वर्मा, ये हमारे जो कवि हैं ये छायावादी कवि माने जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इनको भी, छायावाद के प्रमुख स्तंभ इनको कहा जाता है। अगला देखिए, गोरखा काल का कौन सा कर चौथ कर मराठाओं के समतुल्य था? तो मराठा लोग चौथ कर लेते थे एक। ठीक है, इसी के समतुल्य गोरखाओं ने भी यहाँ पे टैक्स लगाया उत्तराखंड की धरती में, जब उन्होंने कुमाऊं गढ़वाल को विजिट कर लिया था। और इस टैक्स को उन्होंने नाम दिया था मेज़बानी दस्तूर, यानी कि ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर है, मेज़बानी दस्तूर। मेज़बानी का मतलब क्या होता है? होस्ट करना, यानी कि हम आपके एरिया में हैं, हम आप पे राजपाट कर रहे हैं, भविष्य में आप पर कोई बाह्य आक्रमण हो सकता है, उस आक्रमण से बचने के लिए आप राजकोष में क्या करेंगे? पैसा जमा करेंगे और निश्चित समय पर हम आपकी रक्षा करेंगे, ऐसा गोरखाओं का कहना था। समझ पाए बात को? यानी कि उत्तराखंड के जिन भी भूभाग पर गोरखाओं ने राज किया कुमाऊं गढ़वाल पे, वहाँ के लोगों को ये बोला कभी आप पर बाह्य आक्रमण होगा तो उस बाह्य आक्रमण से हम आपकी रक्षा करेंगे, इसके एवज में आप क्या करेंगे? हमें एक टैक्स पे करेंगे, और इसी टैक्स को बोला गया सुवांगी मेज़बानी दस्तूर। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल सही उत्तर है। बाकी हमने गोरखाकालीन जितने भी टैक्स हैं वो पढ़े हुए हैं, चैनल पे भी वीडियो है, यहाँ पे यूट्यूब पर आप देख सकते हैं, वहाँ पे जाइएगा, गोरखाकालीन टैक्स करके सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो उसमें सभी टैक्स बताए गए हैं कौन कौन से थे। कुसई नामक टैक्स कौन सा था? ब्राह्मणों पे लगाया गोरखाओं ने। बहुत से नाना प्रकार के कर थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौसिंग्या मेड़ू का संबंध किससे है? देखिए, चौसिंग्या मेड़ू या मेड़ा भी कहा जाता है इसको, ध्यान रखेंगे, चौसिंग्या मेड़ा या खाड़ू भी कहा जाता है इसको, खाड़ू। ठीक है, खाड़ू। तो चौसिंग्या मेड़ा या चौसिंग्या खाड़ू, इसका संबंध है नंदा राजजात यात्रा से। ठीक है, नंदा राजजात यात्रा। देखिए, उत्तराखंड राज्य की सबसे लंबी या एशिया की सबसे लंबी धार्मिक यात्रा है नंदा राजजात यात्रा, जो कि 280 किलोमीटर की है। ठीक है, ये यात्रा कहाँ से? नौटी का जो हमारा कांसुआ है वहाँ से लेकर होमकुंड तक जाती है। माँ नंदा देवी की मायके से विदाई की यात्रा इसको कहा जाता है, यानी कि माँ नंदा देवी अपने मायके से ससुराल की तरफ जाती हैं। और इस यात्रा में चौसिंग्या मेड़ू या खाड़ू जो होता है इसका एक अहम रोल होता है। चौसिंग्या का मतलब है 4 सींग वाला भेड़, मेड़ा का मतलब होता है भेड़। ठीक है, जैसे ही देखिए आपको पता है नंदा देवी राजजात उत्तराखंड में प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल में आयोजित की जाती है, और जिस वर्ष ये यात्रा आयोजित होने वाली होती है उसी वर्ष दैवीय चमत्कार बोल सकते हैं या माँ का आशीर्वाद बोल सकते हैं, संबंधित क्षेत्र में एक 4 सींग वाला भेड़ जन्म लेता है। उस 4 सींग वाले भेड़ को ही चौसिंग्या मेड़ू कहा जाता है। अब भेड़ को ही माँ ने अपना वाहन क्यों चुना है? इस भेड़ पे माँ का जो भी सजावट का सामान होता है, माँ के जितनी भी अन्य सामग्रियाँ भेंट हेंट होती हैं उनको बांधा जाता है, और जो भेड़ होती है वो दुर्गम से दुर्गम स्थल पे चल जाती है, यानी कि उसको पहाड़ पे कहीं भी छोड़ दो वो चढ़ जाएगी, इसलिए भेड़ को माँ ने अपना वाहन माना हुआ है। ठीक है, तो ये आस्था है लोगों की। और ये चौसिंग्या मेड़ू और छंतोलिया हो गए साथ में, और माँ का डोला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस सबसे लंबी धार्मिक यात्रा में। ध्यान रखेंगे, उत्तराखंड की सबसे लंबी धार्मिक यात्रा है या देव यात्रा है ये। और वहीं अगर क्वेश्चन बनता है कि उत्तराखंड राज्य की सबसे लंबी यात्रा, तो फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अस्कोट आराकोट यात्रा। ठीक है।
ठीक है, इसको भी याद रखें आप, क्योंकि अस्कोट आराकोट यात्रा एक धार्मिक यात्रा नहीं है, लेकिन सबसे लंबी पैदल यात्रा है वो। राज्य में भूमि सुधार परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? ठीक है, तो भूमि सुधार परिषद, आपको पता है उत्तराखंड राज्य में चकबंदी के प्रयास बहुत पहले से चल रहे हैं, तो इसी संदर्भ में राज्य में भूमि सुधार परिषद का भी गठन हुआ था सन 2004 में, यानी कि ऑप्शन डी इसमें सही आंसर है, सन 2004 में हुआ था ये। ठीक है, अच्छे से याद किया, 2002 किया बहुत लोगों ने, गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजूला मालुशाही पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए राजूला मालुशाही बहुत से लोगों को पता होगा, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, नए लोगों को। राजूला मालुशाही उत्तराखंड राज्य की एक मशहूर प्रेम गाथा है, यानी कि लव स्टोरी है। इसमें राजूला नाम की लड़की होती है जो कि हमारे भोटांतिक एरिया की होती है, और मालुशाही जो हमारा होता है वो रंगीलो बैराट क्षेत्र का, यानी कि गेवाड़ क्षेत्र का होता है। ठीक है, तो इन दोनों की जो लव स्टोरी है उसमें कितने ज़्यादा यहाँ पर बोल सकते हैं कि अवरोध पैदा होते हैं, फाइनली वो एक दूसरे से मिल जाते हैं, और क्या अंत में ट्रेजेडी होती है, इन सभी पर आधारित ये राजूला मालुशाही कथा है, या हम बोल सकते हैं कि राजूला मालुशाही की हमारी एक गाथा है। ये कैसी गाथा है? प्रेम गाथा, कभी क्वेश्चन बनेगा। उत्तराखंड में नाना प्रकार की गाथाएँ प्रचलित हैं, प्रेम गाथाएँ, वीर गाथाएँ, ठीक है, जागर जैसी होती है, पौराणिक गाथाएँ। तो आपको याद रखना है राजूला मालुशाही क्या है? प्रेम गाथा है। और इस पुस्तक को लिखने वाले व्यक्तित्व हैं यमुना दत्त वैष्णव अशोक, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर था, यमुना दत्त वैष्णव अशोक जी। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। किस चंद शासक के शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कुमाऊं का स्वर्ण काल। अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में देखा जाए तो स्वर्ण काल कहा जाता है सबसे पहले कत्यूरी शासनकाल को, क्योंकि कत्यूरी शासनकाल में स्थापत्य कला और दान धर्म का विशेष ख्याल रखा गया, मतलब बहुत ज़्यादा उत्थान हुआ। वैसे ही जब चंद शासनकाल की बात आई तो चंद शासनकाल में भी बहुत से राजा हुए, लेकिन एक राजा आया जगत चंद। तो जगत चंद एकमात्र ऐसा राजा हुआ जिसने अपने टाइम पर बहुत से विद्वानों को आश्रय दिया, दरबार में बहुत ज़्यादा दान पुण्य किया। इसने सहस्त्र गोदान भी किया, सहस्त्र गोदान, यानी कि 1000 गायें इसने दान में दी थी। ठीक है, तो ये राजा बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं धार्मिक राजा था। इसके साथ साथ ये विद्वानों का बहुत सम्मान करता था, और जो भी ब्राह्मण इससे कुछ मांगता था ये दान दे देता था। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है जब जगत चंद गढ़वाल पे आक्रमण करता है और पूरे गढ़वाल को जीत लेता है फतेहपति शाह के टाइम पर। लेकिन फाइनली क्या होता है, फतेहपति शाह वहाँ से साइड हो जाता है, और उसमें गढ़वाल का चाणक्य इसके पास आता है, पुरिया नैथानी। तो पुरिया नैथानी बोलता है कि आप इससे भी ज़्यादा बड़े राज्य को एक दिन विजिट करेंगे, ये छोटा सा राज्य आपने क्यों ग्रहण करना है, इसको किसी ब्राह्मण को दान दे दीजिए। जगत चंद बोलता है बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, ठीक है गुरुवर, तो बताइए मैं किसको दान करूं? तो पुरिया नैथानी बोलता है ये आप मुझे ही दान कर दीजिए, क्योंकि मैं भी जाति से ब्राह्मण हूँ। तो कहीं ना कहीं गढ़वाल राज्य को बचाया था अपनी ट्रिक से, किसने? पुरिया नैथानी ने। इसीलिए पुरिया नैथानी को गढ़वाल का चाणक्य या उत्तराखंड का चाणक्य भी बोला जाता है बहुत बार। कुमाऊं के चाणक्य की बात आएगी तो फिर हर्षदेव जोशी हो जाएगा, लेकिन गढ़वाल का चाणक्य या उत्तराखंड का चाणक्य हम बोलेंगे तो पुरिया नैथानी। ना केवल इस कंडीशन पे, बल्कि जब हमारा जजिया कर इम्प्लीमेंट कर दिया था, ठीक है, मुगल शासक ने, तो जजिया कर के संदर्भ में भी हमारा औरंगजेब के पास जाता है। कौन? पुरिया नैथानी। ठीक है, किसका प्रतिनिधि बन के? फतेहपति शाह का। तो वहाँ पर भी बात बनती नहीं है फिर भी, ठीक है, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी हो जाती है। लेकिन हालांकि ये मैंने इतिहास में हमने पढ़ा है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपको बताना चाहूँगा, गढ़वाल राज्य ने कभी भी ऐसे प्रमाण नहीं मिलते हैं जिससे पता चलता है उन्होंने मुगल शासकों की अधीनता स्वीकार की। लेकिन कुमाऊं के संदर्भ में ये बात मिलती है, कुमाऊं के राजाओं ने, चंद शासकों ने मुगल अधीनता स्वीकार कर ली थी। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा जाता है या कुमाऊं का गोल्डन ईरा कहा जाता है कौन से चंद शासक के शासनकाल को? तो जगत चंद हमारा सही आंसर है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। कुली बेगार प्रथा का प्रत्यक्ष विरोध सर्वप्रथम किस जनपद में हुआ था? तो देखिए कुली बेगार प्रथा, अब थोड़ा इसका इतिहास बहुत गहरा है उत्तराखंड में। कुली बेगार प्रथा का हम देखते हैं तो कुली बेगार प्रथा हमारी चली आ रही थी कत्यूरी शासनकाल से। कत्यूरी शासनकाल में जब राजा निकलता होगा ना प्रजा से मिलने के लिए, हम बोल सकते हैं जो हमारा पब्लिक विजिट होता है, जैसे हम देखते हैं आज कोई नेता वेता भी आ जाता है हमारा, ठीक है, तो वैसे ही राजा जब हमारे प्रजा के बीच जाता था तो उसके पीछे गांव के लोग उसकी वैसे ही सेवा कर लेते थे निःशुल्क। धीरे 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 समय आगे बढ़ता रहा और ये चीज़ें चलते रही, चंद शासनकाल में भी चलती रही, गोरखा शासनकाल में भी चलते रही। फिर हमारे ब्रिटिश हुकूमत आई तो उन्होंने देखा भैया ये प्रथा चल रही है यहाँ पे, तो चलने दो भैया, क्योंकि फ़ायदा उन्हीं का हो रहा था। तो ये प्रथा कंटिन्यूस चलते जा रही थी, लेकिन फाइनली क्या होता है, इस प्रथा का विरोध होना शुरू हो जाता है। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की मैं अगर बात करूं, जहाँ से 19वीं मतलब 1900 सन शुरू हो जाते हैं, तो 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से
ऐसी कुछ घटनाएं होने लगी जिससे कुली बेगार का प्रत्यक्ष विरोध सामने आने लगा। उसी में एक घटना थी हमारे अल्मोड़ा के खत्याड़ी गांव की घटना। ठीक है, तो अल्मोड़ा के खत्याड़ी गांव के लोगों ने बोल दिया भैया साहब हम कुली बेगार नहीं देंगे, आपको जो करना है कर लो। और ये घटना हमारी घटी थी 1903 में। फिर ये केस हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट को जाता है, क्योंकि 1874 का जो शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट आता है ना ब्रिटिशर्स का, 1874 में आया था, जिला अधिसूचित अधिनियम। इसके अंतर्गत ब्रिटिशर्स ने क्या बोला कि कुली बेगार जो प्रथा चली आ रही है इसको हम कानूनी रूप दे देते हैं, यानी कि कानूनी रूप होगा, जैसा चला रहा है वैसा ही चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता था, जब भी कोई हमारा एरिया वाले कुली बेगार नहीं देंगे तो उन पे क्या होगा, केस होगा, मानहानि ठोका जाएगा उन पे, या जो भी है धारा लगाई जाएगी। तो खत्याड़ी गांव हमारे उत्तराखंड राज्य के इतिहास में पहला ऐसा गांव था 1903 में जिस गांव ने बगावत की थी कुली बेगार के लिए, यानी कि कुली बेगार देने से साफ मना कर दिया। तो जो भी ग्रामीण इसमें संलग्न थे उन पर हमारी धाराएं लगी और उन पर अभियोग लगाया गया, मतलब मुकदमा वगैरह चला। बाद में इलाहाबाद जो हाईकोर्ट था उन्होंने थोड़ा जुर्माना लगाकर छोड़ दिया लोगों को फाइनली। लेकिन क्या होता है कि जो कुली बर्दाश्त वगैरह होती है वो खत्म हो जाती है। कुली बर्दाश्त में हमारा निःशुल्क राशन पानी अंडा मीट मांस मुहैया करवाना था ब्रिटिश अधिकारियों को, उसको बंद करवा दिया हाईकोर्ट ने। बोला कि भैया ये खाओगे तो आप पैसे भी दोगे ग्रामीण को, लेकिन हाईकोर्ट ने ये नहीं बोला कि कुली बेगार प्रथा को समाप्त कर दिया जाए, केवल ये बोला कि कुली बेगार प्रथा गलत है, लेकिन कहीं पे ये प्रावधान नहीं किया कि समाप्त किया जाए। फिर उसके बाद लंबी लड़ाई चलती है, आप फाइनली देखते हैं 1921 फिर इससे बड़ा आंदोलन जन्म लेता है सरयू नदी के तट पर, और 1923 में फाइनली ऑफिशियल रूप से कुली बेगार प्रथा का अंत हो जाता है उत्तराखंड की धरती से। ठीक है, इसको याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। तो कुली बेगार प्रथा का प्रत्यक्ष विरोध करने वाला जो पहला प्लेस था अल्मोड़ा जनपद का खत्याड़ी गाँव था, 1903 की ये घटना है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये लास्ट क्वेश्चन है। चलिए यहीं पे सेशन समाप्त होता है। तो देखिए कम्युनिटी बॉक्स में आपको बहुत से ऐसे वरियस क्वेश्चन मिलते हैं जिनसे हमको उत्तराखंड इतिहास के बारे में पता चलता है। जितना भी हम यहाँ पे बताते हैं आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि देखिए कुछ बातें या कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जिनका एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी होता है ताकि आप लंबे समय तक क्वेश्चन को याद रख सकें। तो अब लास्ट में मैं आपको यही बोलूँगा वीडियो के अंत में, जिन भी लोगों का अभी एग्ज़ाम है 10 जनवरी को, आबकारी सिपाही प्रवर्तन सिपाही, तो जितना भी हमारे टेस्ट सीरीज हैं वो लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस सेट्स लगाइए अभी आप। ठीक है, लास्ट समय में कुछ नया पढ़ने की कोशिश ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएं, पुराने पेपरों को देखें। साथ ही जो हमारे चैनल पे जो टेस्ट सीरीज हैं, उत्तराखंड जी के टेस्ट सीरीज, ये कम्युनिटी बॉक्स टेस्ट सीरीज, हिंदी की टेस्ट सीरीज है, जीके की टेस्ट सीरीज है, कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज है, इनको फॉलो करें आप, ताकि बहुत अच्छा आपको मिल सकेगा। जो हमारे बोलेंगे कि एग्ज़ाम में जब आप बैठेंगे ना तो आपको डिक्टो क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं यहाँ से सीधे। ठीक है, और नहीं भी अगर देखने को मिलेंगे डिक्टो क्वेश्चन, तो जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, जैसे हमने अभी कुली बेगार को पकड़ा तो बहुत से पॉइंट निकल के आ गए। अभी हमने देखा पुलिया नेथानी की हमने बात की जगत चंद के संदर्भ में, तो और पॉइंट खुल गए। तो ये फ़ायदा होता है लेक्चर देखने का, जहाँ पे आपको अन्य पॉइंट भी समझ में आते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन अच्छे से आप लोग अपनी स्टडी करें, खूब सारा रिवीजन करें, पढ़ाई में ब्रेक ना लें, क्योंकि सुनने पर आ गए तो फिर से शुरू करना पड़ेगा। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ निरंतर चलते रहें, गतिमान रहें। तो दोस्तों धन्यवाद आपका, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। अच्छे से अपनी स्टडी करें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रखें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।